जय हिंद। वी आर लाइव ना। एक बार वॉइस का कंफर्म करा दीजिएगा कि वॉइस परफेक्ट है या नहीं। जी हाँ, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दो यार। फटाफट से सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये एफिलिटी ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ये एफिलिटी आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं। और किसी ने ग्रुप 4 का फॉर्म फिल किया है तो ग्रुप 4 का भी ये कोर्स अवेलेबल है। ये दोनों चीजें आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मतलब कि सिंपल सी वाली बात यह है कि जब आप डेटा का आदान प्रदान करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजना चाहते हैं तो वहां एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एड्रेस नहीं होगा तो शायद वो डेटा वहां तक नहीं जा पाएगा जहां आप उसे भेजना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है यार, अगर एड्रेस ही भी मालूम नहीं है तो आप कैसे पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो जब हम कुरियर करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं तो हम वहां पर एड्रेस लिखते हैं, और एड्रेस भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है जो जिसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन से रिलेटेड एड्रेस, ठीक है जी। और दूसरा होता है आपका लोकेशन से रिलेटेड एड्रेस। तो नेटवर्क की दुनिया के अंदर जो डेस्टिनेशन वाला एड्रेस है उसे मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस कहते हैं। और लोकेशन का एड्रेस है उसे आईपी एड्रेस या फिर उसे लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसे लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। ये दो चीजें जो है वो आप इसको याद रखिएगा, चलेगा। तो बस ये सिंपल सी वाली बात है। देखो लिखा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह किसी सिस्टम या क्लाइंट से डेटा ट्रांसफर करते समय है ना एक एड्रेस प्रदान किया जाता है। यह एड्रेस दो प्रकार का होता है जो कि हमने आपको बता दिया है। एक होता है आईपी एड्रेस और दूसरा होता है मैक एड्रेस, चलेगा। सबसे पहले जो हम डिटेल्ड में बात करने जा रहे हैं वो है आईपी एड्रेस, जिसका दूसरा नाम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो आईपी एड्रेस का क्या मतलब होता है कि आईपी एड्रेस का काम होता है लोकेशन को डिसाइड करना। जैसे सपोज कि नेटवर्क के अंदर दो या दो से अधिक डिवाइसेस हैं, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अब उन डिवाइसेस में से देखो दो काम होते हैं आईपी एड्रेस से। सिंपल सी वाली बात है, आप ये से याद रख लीजिएगा। दो काम कौन कौन से हैं? जो नेटवर्क के अंदर बहुत सारे नोड या क्लाइंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी किसका होता है? आईपी एड्रेस का। और उनकी लोकेशन डिसाइड करने का काम भी किसका होता है? आईपी एड्रेस का। जैसे सपोज मेरा मोबाइल कहाँ है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, इंदौर है, कहाँ है, ये पता कहाँ से पता चलेगा? है ना जी, आईपी एड्रेस के माध्यम से पता चलेगा, है ना। अब सपोज हो सकता है शिवपुरी में एक से अधिक मोबाइल हो सकता है ना वीवो का मेरा एक से अधिक मोबाइल हो। तो अब इनमें से आइडेंटिफाई करना कि मेरा वाला कौन सा है, वो भी किसका काम होता है? आईपी एड्रेस का। ये दो कार्य होते हैं आईपी एड्रेस से। और जो हमारा आईपी एड्रेस है वो दो प्रकार का होता है। एक यहाँ देखने को मिलता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, और दूसरा होता है जी जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक का मतलब सुनो जी, आईपी का कभी कभार फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो आईपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। कभी कभार आ जाता है कि बताओ भाई व्हाट इज द स्टैंड फॉर्म ऑफ आईपी। तो आईपी को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कह देते हैं, ठीक है। तो दो है, एक है स्टैटिक आईपी, दूसरा है डायनेमिक आईपी। ऐसा आईपी जिसकी वैल्यू जो है वो चेंजेबल ना हो, मतलब जिसकी पर्टिकुलर क्या रहता है, किसी आईपी एड्रेस को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है ना। तो ऐसा आईपी जो चेंज ना हो, कभी भी चेंज ना हो। अगर एक बार किसी को आईपी दे दिया गया तो दे दिया गया, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार के आईपी को हम स्टैटिक आईपी कहते हैं। और ऐसा आईपी जहां पर आप जहां जो यूजर जो है या फिर सिस्टम जो है वो दिए हुए आईपी में परिवर्तन कर सकता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक आईपी कहते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने नोटिस करा होगा मूवीज में हैकर वगैरह होते हैं तो वो हैकिंग कर लेते हैं। फिर जो गवर्नमेंट है उसकी लोकेशन ट्रेस करने का कोशिश करता है, और जो लोकेशन है किसके माध्यम से ट्रेस होता है? आईपी एड्रेस के माध्यम से। तो वो जो हैकर है इतना स्मार्ट होते हैं वो कि वहां स्टैटिक आईपी यूज ना करके वो डायनेमिक आईपी यूज करते हैं। तो फिर बार बार वो वैल्यू चेंज करते रहते हैं, तो बार बार उनकी लोकेशन चेंज होती चली जाती है। तो ये रहता है हमारा डायनेमिक आईपी। तो ये याद रख लीजिएगा, है ना। और ये पढ़ लेना थोड़ा सा कि कहाँ होता है आईपी, है ना। सीपीयू द्वारा जनरेट किया जाता है और वर्चुअल मेमोरी में स्टोर होता है ना। ये थोड़ी सी बातें याद रखिएगा। और आईपी ओ एस आई मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है, जो मैंने बता रखा है कल, नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, चलेगा। ये भी बता दिए हूँ, दो प्रकार के होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। चलो अब एक्चुअली है क्या, जो हमारा आईपी एड्रेस है इसके दो वर्जन देखो। अगर हम टाइप की हम बात करें तो टाइप दो हैं, एक है स्टैटिक, है ना, और दूसरा कौन सा है जी?
डायनेमिक, ठीक है भाई। और यदि यहाँ पर वर्जन की बात करें, किसकी जी, वर्जन की, तो वर्जन यहाँ पर दो हैं, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। फुल फॉर्म कभी आ जाए तो बता दीजिएगा दोस्त। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 6 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, चलेगा। यहाँ पर कुछ जो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कुछ ना कुछ चलेगा, आइएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये IPv4 से रिलेटेड लिखे हुए हैं, नीचे जो हमारे पॉइंट होंगे वो IPv6 से रिलेटेड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं कि जो हमारा IPv4 होता है, कौन सा जी, IPv4, उसके अंदर कितने ब्लॉक होते हैं, 4। मतलब कि कभी भी आप किसी IPv4 वाले एड्रेस को लिखोगे तो इस प्रकार से 4 ब्लॉक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये दिखाई दे रहा है, 192.168.1.200। तो पूछा जाए कि IPv4 के अंदर टोटल कितने ब्लॉक होते हैं, तो 4 होते हैं, है ना। और कभी ये पूछा जाए कि IPv4 के अंदर सर एक ब्लॉक जो दूसरे ब्लॉक से किससे सेपरेटेड होता है, तो ये डॉट से सेपरेटेड होता है। तो ये याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉट कहते हैं। कभी पूछा जाए सर आपसे कि जो हमारा IPv4 है इसका प्रत्येक ब्लॉक का साइज क्या होता है, देखिएगा आपसे पूछा जाए ईच ब्लॉक का साइज तो कितना होता है, 8 बिट। मतलब 8 बिट ये इसका साइज होगा, 8 बिट ये होगा और 8 बिट ये होगा और यहाँ 8 बिट ये होगा। अब और यहाँ कितने ब्लॉक है जी, 4। प्रत्येक ब्लॉक का साइज कितना है जी, 8। तो इसका टोटल साइज कितना होगा जी, 32 बिट। अगर आपको उससे पूछा जाए IPv4 जो है उसका टोटल साइज जो है तो वो कितना बिट होने वाला है, 32 बिट। और ब्लॉक का साइज पूछा जाए कि प्रत्येक ब्लॉक का साइज तो वो कितने होने वाला है जी, 8 बिट होने वाला है। प्रश्न आते हैं तो ये चीज याद रखिएगा कि IPv4 का टोटल क्या है और प्रत्येक ब्लॉक का क्या है, चलेगा। ये भी हो गया। और एच ब्लॉक जो है क्या है, डॉटेड डेसिम, डॉट से क्या होता है जी, सेपरेट होता है। और ये होता क्या है कि जो आपका प्रत्येक ब्लॉक है ये डॉट से तो सेपरेटेड है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक में आप 0 से 255 तक की वैल्यू को रख सकते हैं। मतलब फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप 0 रखना चाहते हैं कि 1 2 3 4 कितना रखना चाहते हैं। बस आपको फोकस ये करना है कि आप 0 से ना ही कम कर सकते ना ही 255 से ज्यादा कर सकते, ये मीनिंग याद रखना है, चलेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ईच ब्लॉक जो होता है डेसिमल नंबर अवेलेबल होता है और यहाँ पर वैल्यू जो है ईच ब्लॉक की वो क्या है, 200, 0 से 255 होता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो IPv4 है वो सिक्योर नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, सिक्योर नहीं है। तो इसे सिक्योर बनाने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, है ना, चेकसम फील्ड के नाम से जानते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि बताइएगा IPv4 के अंदर एज अ सिक्योरिटी पर्पज से किसका यूज किया जाता है, तो चेकसम फील्ड का यूज किया जाता है ना। और IP एड्रेस की एक विशेषता होती है, IP एड्रेस की, चाहे कोई सा भी हो, या IPv4 हो या IPv6 हो या स्टैटिक हो डायनेमिक हो, इसके अंदर कुछ फील्ड होती है। फील्ड का मेरा मतलब है किसी डेटा को स्टोर करने का कोई स्पेसिफिक एरिया, उसे फील्ड कहते हैं। तो उनको दूसरा नाम क्या होता है, हेडर फील्ड होती है। तो कभी पूछा जाए कि बताएगा IPv4 के अंदर टोटल हेडर फील्ड कितनी होती है, तो दोस्त यहाँ 12 नंबर ऑफ हेडर फील्ड होती है IPv4 के अंदर, है ना, चलेगा। अब यहाँ एक बात पर काम करना है हमें, ये तो याद करने वाली चीजें हैं। चलो देखो, एक चीज होती है दोस्तों, हमारा जो एक तो है IP एड्रेस यानी IPv4 का टोटल साइज, ठीक है, टोटल साइज, एक तो ये बात है। दूसरा होता है यहाँ ईच ब्लॉक का साइज, कि जितना भी यहाँ ब्लॉक है उसका साइज। और तीसरा होता है, कल अगर आपको याद हो मैंने बोला था कि जहां जब डेटा आपको भेजना होता है तो वो ओनली पैकेट के फॉर्मेट में जाता है ना। यदि एक जगह से दूसरी जगह डेटा आपको ट्रांसफर करना है तो वो किस फॉर्मेट में जाता है, पैकेट। और हमने बोला था ये जो पैकेट बनाने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, IP एड्रेस के द्वारा, है ना जी। अब यहाँ पर देखिएगा, अब IP एड्रेस के द्वारा तो होता है, बट IP एड्रेस के दो वर्जन है, एक है IPv4 और दूसरा है यहाँ पर IPv6। तो यहाँ भैया IPv4 भी पैकेट बनाएगा और यहाँ IPv6 भी पैकेट बनाएगा। तो यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, IPv4 पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी पैकेट बनेंगे वो किसके द्वारा पैकेट बनाए जाएंगे सर, वो पैकेट बनाए जाएंगे IPv4 के द्वारा, ठीक है। तो इसका भी साइज होता है।
तो 3 प्रकार के साइज आपको याद रखने हैं। यदि आपसे IPv4 का टोटल साइज पूछे तो वो कितना होता है जी 32 बिट। यदि आपसे पूछा जाए IPv4 के अंदर प्रत्येक ब्लॉक का साइज तो वो होता है मेरे भाई 8 बिट, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि IPv4 की मदद से जो पैकेट बनाए गए हैं उन पैकेट का साइज कितना होता है तो वो होता है 576 बाइट। तो ये तीनों साइज के बारे में याद रखिएगा, है ना। पेपर में प्रश्न आ जाता है, कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। अगर टोटल IPv4 का साइज पूछे तो 32 बिट होता है, ईच ब्लॉक का साइज पूछे तो 8 बिट होता है, और आपसे जो पैकेट बनाए गए हैं IPv4 के द्वारा उसका साइज पूछा जाए तो वो 576 बाइट होता है ना जी। चलेगा, आगे मूव करते हैं। ये तो हमारी जितनी भी चीजें थी वो IPv4 से रिलेटेड थी। अब यहाँ आते हैं IPv6 से रिलेटेड। बस थोड़ी बहुत चीजें अवेलेबल है लेकिन ज्यादातर वही होता है ना। देखो, IPv4 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब आप बोलोगे सर IPv4 की प्रॉब्लम क्या थी, तो ये प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी, है ना। जो हमारा IPv4 था वो उतना सिक्योर नहीं था जितना सिक्योर एट प्रेजेंट IPv6 है, ठीक है जी। करने के लिए एक संस्था था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने IPv6 को, है ना, 1998 में विकसित किया गया था। अगर कभी पूछा जाए तो बता दीजिएगा, चलेगा। यहाँ जो पॉइंट लिखे हुए हैं उन पर मैं फोकस करता हूँ। ये जो बातें लिखी हुई हैं ये बातें इन पॉइंट के अंदर फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है जी। चलेगा, यहाँ बात करते हैं। यहाँ IPv4 और IPv6 दोनों को कंपेयर करना ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, चलेगा। यहाँ मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। IPv6 के अंदर टोटल कितने ब्लॉक होते हैं जी 8, और IPv4 के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं जी 4, है ना। तो ये कंपेयर करते चलना सर। यहाँ समझते हैं, IPv4 के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं जबकि IPv6 के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं 8, चलेगा। आपसे हमने बोला था कि IPv4 के जो ईच ब्लॉक होता है, प्रत्येक ब्लॉक होता है उसका साइज जो है कितना होता है 8 बिट, और IPv6 के ईच ब्लॉक का जो साइज है वो कितना होता है 16 बिट। बात समझ में आ रही है, चलेगा। अब आपको पता है कि यहाँ IPv4 के अंदर ब्लॉक कितने होते हैं 8, प्रत्येक ब्लॉक का साइज कितना होता है 16, तो आपका टोटल साइज कितना बन जाएगा 128 बिट। वैसे यहाँ पर IPv4 के अंदर ब्लॉक कितने होते हैं 4, प्रत्येक ब्लॉक का साइज कितना होता है 8, तो यहाँ पर टोटल जो साइज बनने वाला है तो वो कितना बनने वाला है दोस्त, वो बनने वाला है 32 बिट। बात समझ में आई, चलेगा। तो IPv6 जो है वो 32 बिट होता है जबकि क्षमा चाहता हूँ IPv4 32 बिट होता है जबकि IPv6 128 बिट होता है। चलो जी, आगे आते हैं। IPv6 के प्रत्येक ब्लॉक में आप 0 से 255 तक के नंबर रख सकते हैं जिन्हें हम डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है, चलेगा। जबकि यहाँ पर IPv6 के अंदर आप 4 हेक्साडेसिमल नंबर रख सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता है 0 से कहाँ तक के होते हैं, F तक के, ठीक है। तो क्या बात है, IPv4 के अंदर 0 से 255 तक के नंबर यानी डेसिमल नंबर रख सकते हैं जबकि IPv6 के अंदर ओनली आप 4 हेक्साडेसिमल नंबर रख पाएंगे, चलेगा। एक्चुअली देखो जी, IPv4 जो है वो सिक्योर नहीं होता है तो वहां पर चेकसम फील्ड की आवश्यकता होती है, जबकि IPv6 हमारा सिक्योर है इसलिए यहाँ चेकसम फील्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है जी। अभी हाल ही में हमने बात की थी कि IPv6 के द्वारा जो पैकेट बनते हैं उन्हें 576 बाइट का साइज होता है, जबकि IPv4 के द्वारा जो पैकेट बनने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ उसका साइज 576 बाइट होता है, और IPv6 के द्वारा जो पैकेट बनते हैं उसका साइज कितना होता है 1280 बाइट होता है। यहाँ पर मैं और बोल चुका हूँ IPv4 के अंदर 12 हेडर फील्ड होती है ना जी, जबकि IPv6 के अंदर 8 हेडर फील्ड होती है, ठीक है। तो ये दोनों का कंपैरिजन था और याद रखना ही होगा क्योंकि पेपर के अंदर प्रश्न आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। तो बस आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को कुछ पूछना हो यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से जल्दी से डाउट क्लियर करिएगा, देन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, चलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जी, ये जो टेबल है इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त, एक ना एक प्रश्न यहाँ से आ ही जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, ये मान लीजिएगा यहाँ से। तो सुनो, आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग यहाँ पर क्या है दोस्त, चलेगा। IPv4, अच्छा जी, सिंपल सी वाली बात है। अभी हाल ही में मैंने आपसे एक बात बोला था कि IPv4 के अंदर जो प्रत्येक ब्लॉक होता है वहां पर 0 से 255 तक के नंबर्स होते हैं, बोला ना, 0 to 255 तक के नंबर होता है। अब ये जो 0 to 255 तक के नंबर है इन लोगों ने क्या करा है, इनको 5 क्लास में डिवाइड किया है। मतलब कि इनमें से कुछ नंबर क्लास ए में रख दिया गया है,
इनमें से कुछ नंबर क्लास बी, इनमें से कुछ नंबर क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई वो पर्टिकुलर रेंज क्या है जो क्लास ए के अंतर्गत आती है, वो पर्टिकुलर रेंज क्या है जो क्लास बी में आता है। इस प्रकार से आपको क्लास ई तक याद रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए ये टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर रेंज के साथ साथ में विभिन्न प्रकार की और भी चीजें होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं। इनका डिवाइड देखो, आईपी एड्रेस, IPv4 आईपी एड्रेस है, लेकिन इसको कैटेगराइज करना होता है कि भाई कुछ आईपी एड्रेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, यानी यूजर मतलब जो भीड़ है, पब्लिक है, वो यूज कर सकती है। इनमें से कुछ आईपी जो है वो एज अ ब्रॉडकास्ट के लिए यूज हो सकता है, एज अ मल्टीकास्ट के लिए यूज हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक बना दिया यूज। और इनमें से कुछ आईपी ऐसे हैं जो फ्यूचर यूज, यानी साइंटिस्ट जो होते हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, वो यूज करते हैं। इसलिए इनको जो IPv4 का 0 से 255 है, उसको अलग 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है तो 5 क्लास, बट 5 क्लास को 3 कैटेगरी बना दिया है। एक है पब्लिक यूज, दूसरा है ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट, तीसरा होता है एक्चुअली रिसर्च सेंटर या साइंटिफिक पर्पस यूज। लेकिन कैटेगरी कितनी है जी? वो 5, सॉरी क्लास कितनी है? 5, कैटेगरी कितनी है? 3। चलेगा, अब आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई की सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है? रेंज। मतलब कि 0 से 255 में से कितने क्लास ए में आते हैं। तो 0 से 126 तक या फिर 127 तक जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्लास ए से। मतलब कोई भी आईपी एड्रेस अगर यहाँ से यहाँ तक के नंबर में से किसी से भी स्टार्ट होता है तो वो आईपी एड्रेस क्लास ए का होगा। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज कि यहाँ मैंने लिया 130.168.1.280, ये आईपी एड्रेस है। और मेरे से पूछा जाए कि बता भाई इसका क्लास क्या है, मतलब ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी आईपी एड्रेस का क्लास पहचानना है तो आपको ना ये पिछले 3 ब्लॉक से कुछ लेना देना नहीं है। आपको फोकस करना है किस पर जी? आपको फर्स्ट वाले ब्लॉक पर। अब फर्स्ट वाले ब्लॉक की जो वैल्यू है जिस भी रेंज से बिलोंग करेगी वह उसी क्लास से बिलोंग करेगा आईपी एड्रेस। बात समझ में आई? एक बार और बता दें, बात क्या है कि जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है, यदि आपको उसकी पर्टिकुलर रेंज क्लास पूछी गई है तो आपको फोकस करना है कि उस आईपी एड्रेस की पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू क्या है। और जो वो पहले वाली ब्लॉक की वैल्यू है और उसका सेकंड काम क्या है कि आपको फिर देखना है कि जो वैल्यू है वो यहाँ किस रेंज के बीच में से आ रही है, बीच में से या कहीं से भी, लेकिन उस रेंज से बिलोंग होना चाहिए। अगर वो ए से बिलोंग कर रही है तो आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करेगा? ए से। अगर वो इस रेंज से बिलोंग कर रही है तो आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करेगा? डी से। बट अब यहाँ इसके केसेस में देखें तो भाई साहब यहाँ 100 से 0 से 127 है, तो 130 तो इसमें आता नहीं है। आता है क्या? नहीं। तो फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा? 128 से 191 के बीच आएगा। इसका मतलब ये जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास से बिलोंग करेगा? बी से। ठीक है। देखो, एक तो प्रश्न आने का तरीका ये है, और ये प्रश्न आपको तब सॉल्व कर पाओगे जब आपकी रेंज याद होंगी, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। चलेगा, अब आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको ऐसा आ जाता है कि बता भाई इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस है जो पब्लिक यूज के लिए यूज किया जाता है ना, पब्लिक यूज। तो फिर आपको क्या है, वो कैटेगरी पर फोकस करना है। अगर कोई आईपी एड्रेस इन 3 क्लास से बिलोंग कर रहा है तो फिर वो क्या है? पब्लिक यूज है ना। अब आपको बिलोंग करना तो पहचानना पड़ेगा, और बिलोंग करना मैंने बता दिया, पहला ब्लॉक का जो नंबर है वो जिस भी क्लास से बिलोंग करेगा उस क्लास से वो आईपी एड्रेस बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब आते हैं। और अगर आपसे पूछा ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस है जो ब्रॉडकास्ट, तो वो किस क्लास से बिलोंग करेगा? डी। और ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस जो फ्यूचर यूज हुआ, रिसर्च सेंटर हुआ, तो वो क्या है? क्लास सी। तो ये 2 वेरिएशन होते हैं यहाँ से प्रश्न के, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए जी, आगे चलते हैं। तो ये रट्टा मारना पड़ेगा दोस्त, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ए जो है वो क्या बनता है? 0 से 127 तक चलता है। बी जो है वो 128 से 191 चलता है। सी जो है 192 से 223 तक चलता है। डी जो है भाई 224 से 239 तक चलता है। और क्लास ई जो है वो 240 से लेकर 255 तक चलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त, है ना। आगे बढ़ जाए तो ये 5 रेंज है, 0 से 127, 128 से 191, 192 से 223, है ना, 223, हाँ 224 से 239 और 239 से सॉरी 240 से 255। ये आप अभी हाल ही में मैंने 2 प्रश्न आपके सामने रखे हैं, वो प्रश्न समझ में आए क्या? बस वही आते हैं। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि इन रेंज का यूज क्या, तो बता तो दिया यूज, आईपी एड्रेस पहचानना। बात समझ में आ रही?
क्या पूछना चाहती है बताओ फटाफट से जल्दी। आगे चलो आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पर क्या है, ये रेंज चलो ठीक है हो गई, हम लोगों ने ये याद कर लिया। अब इसके साथ साथ में सर आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, देखो कैसे आता है सुनना जरा ध्यान से। आपसे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, क्लास बी के लिए रिजर्व बिट क्या है, तो क्या है 10। पूछा जाता है क्लास डी के लिए रिजर्व बिट क्या है, तो क्या है 1110, डायरेक्टली आ जाता है। बात समझना है ना। एक और प्रश्न ऐसे आ जाता है कि बताओ भाई क्लास डी का नेटवर्क आईडी क्या है, तो क्या है जी, नहीं होता है। ठीक है, क्लास डी का नेटवर्क आपसे पूछा जाए क्लास बी का नेटवर्क आईडी तो क्या है 16 बिट। आपसे पूछा जाए क्लास सी का होस्ट आईडी तो क्या है 8 बिट। आपसे पूछा जाए क्लास बी का सबनेट मास्क वैल्यू तो क्या है 255.255.0.0.0। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यहाँ से थे जो मैंने बता दिए निकालना, या कौन सा क्लास क्या वो बता दिया, बट यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आते हैं तो याद करना होगा। देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है याद करना, क्लास ए और बी और सी की सबनेट मास्क वैल्यू होती है, क्लास डी और ए की सबनेट मास्क वैल्यू नहीं होती है। अब याद कैसे करना है, ए के लिए एक बार 255, बी के लिए 2 बार 255, सी के लिए 3 बार 255। 255.0.0.0 क्लास ए, 255.255.0.0 क्लास बी, 255.255.255.0 क्लास सी। आगे चल जाए चलो। अब दो और चीज है, एक होता है नेटवर्क आईडी, दूसरा है होस्ट आईडी। और यहाँ पर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्लास डी और ई का नहीं होता है, ए बी और सी का होता है। और नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, नोटिस करेगा। देखो नेटवर्क आईडी 8 है, ठीक है, देखो 8 16 24 24 16 8। बात समझ में आ रही है, चलेगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, क्लास ए का नेटवर्क आईडी 8, क्लास बी का नेटवर्क आईडी 16, क्लास सी का नेटवर्क आईडी 24। इसी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, होस्ट आईडी 24 16 8। ये याद आपको करना है, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, बट याद जरूर करना है, पेपर में प्रश्न आते हैं। चलेगा, यहाँ लास्ट बनता है हमारा रिजर्वेट। रिजर्वेट भी बड़ा सिंपल है, एक बार 0 फिर 10 फिर 111 फिर 111 फिर 4 टाइम 1, यही है ना। हाँ ठीक है, तो क्या है क्लास ए का 0, क्लास बी का 10, क्लास सी का 111, क्लास डी का 111, क्लास ई का है 4 टाइम 1। ये क्या है रिजर्व। और ये जो टेबल जितना स्टार दे सकते हो उतना स्टार दे देना, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है, और ये टेबल याद है तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, याद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब चलो, अब हम आते हैं आईपी एड्रेस, मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट जो एड्रेस है वो कौन सा है जी, मैक एड्रेस। अगर मैक एड्रेस का हम यूज करें तो मैक एड्रेस का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपके डेटा की डेस्टिनेशन डिसाइड करना, कि मतलब आपका डेटा कहाँ किस डेस्टिनेशन पर जाएगा, किस डेस्टिनेशन पर क्या होगा जी रिसीव होगा। ये जो काम होता है वो किसका होता है, मैक एड्रेस का होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलेगा, आगे मूव करते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्रेस मैन मेमोरी में स्टोर होता है, यह एक 48 बिट एड्रेस है जो कि एनआईसी कार्ड में उपस्थित होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये 48 बिट एड्रेस है वो तो मैं आगे बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। चलो, इस एड्रेस का उपयोग डेटा लिंक लेयर, मतलब कि जो ओएसआई मॉडल की आपको पता है यार, कल पढ़ाया था ओएसआई मॉडल, वहां पर बोला था मैक एड्रेस कहाँ जनरेट होता है, डेटा लिंक लेयर पर। चलेगा, यहाँ आ जाते हैं। मैक का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। चलो, अब तीनों को कंपेयर करना सर, यहाँ IPv4 और IPv6 और मैक, तीनों को कंपेयर करेंगे। चलेगा सर, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहते हैं, जबकि IPv4 और IPv6 को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, चलेगा। आपको पता है कि IPv6 के अंदर 6 ब्लॉक होते हैं, IPv4 के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, IPv6 के अंदर 8 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, आपको यहाँ याद करना है कि जो 6 ब्लॉक है उसमें से प्रत्येक ब्लॉक के अंदर कितने नंबर होते हैं, 2 हेक्साडेसिमल नंबर। IPv4 के अंदर कितने नंबर होते हैं, 0 से 255। IPv6 के अंदर कितने होते हैं, 4 हेक्साडेसिमल नंबर। चलेगा, क्षमा चाहता हूँ, मैक एड्रेस के प्रत्येक ब्लॉक का साइज कितना होता है, 8 बिट। IPv4 के प्रत्येक ब्लॉक का साइज कितना होता है, 8 बिट। और IPv6 का 16 बिट, ये याद रखिएगा। चलेगा, आओ यहाँ पर बात करते हैं। आईपी देखो यहाँ पर कितने ब्लॉक हैं जी, 6। प्रत्येक ब्लॉक का साइज कितना है, 8। तो साइज कितना बन जाएगा, टोटल साइज 48 बिट। यहाँ क्या होता है, कितने ब्लॉक होते हैं, 4, साइज कितना होता है, 8।
तो कितने बिट बन जाता है 32। यहाँ ब्लॉक कितने होते हैं 8, साइज कितना होता है 16, तो कितना बन जाता है 128 बिट। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था, याद कर लीजिएगा। इसका ये एग्जांपल है, इनकी हम एग्जांपल पीछे देख चुके हैं। बस ये था दोस्तों एड्रेसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पेपर में आएगा, याद कर डालिएगा। चलेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल। यहाँ प्रश्न उठता है सर व्हाट इज प्रोटोकॉल। तो कल आई थिंक जब मैंने डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट पढ़ाए थे, तब आई थिंक शायद प्रोटोकॉल को डिटेल्ड में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर चुका था, जैसे कि किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, डेटा, है ना, देखा था प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नियम एंड कायदे होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। घर पर भी होते हैं ना हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक पर्टिकुलर कलेक्शन होता है, दैट कॉल्ड प्रोटोकॉल कहलाता है। अगर आपको कभी डेफिनेशन से क्वेश्चन आए तो एक वर्ड जरूर दिखाई देगा प्रोटोकॉल के अंदर, वो है रूल्स, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट कॉल्ड प्रोटोकॉल। चलेगा, आते हैं प्रोटोकॉल दो प्रकार के होते हैं सर, एक होता है टीसीपी, दूसरा होता है यूडीपी। देखो क्या बात है, जो प्रोटोकॉल होते हैं वो एक होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है जी, दूसरे होते हैं कनेक्शन लेस। ठीक है जी, कनेक्शन लेस, बात समझना सर ध्यान से। एक प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, दूसरे प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन लेस है। देखिएगा, प्रोटोकॉल का जो यूज किया जाता है या प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, वो किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करते समय। अब कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो डेटा को ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन लेते हैं, मतलब कि सामने वाले को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज जी आपके पास डेटा आ रहा है ना, आप रिसीव कर लेना। ठीक है जी, और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो इन्फॉर्म नहीं करते, डेटा भेज देते हैं। जैसे ही सामने वाले के पास डेटा पहुंचता है वो रिसीव कर लेता है, उसको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि मेरे पास कोई डेटा आने वाला है, दैट कॉल्ड कनेक्शन लेस। जो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं उन्हें हम नाम क्या देते हैं, टीसीपी। फुल फॉर्म याद देखो, प्रोटोकॉल से ज्यादातर प्रश्न एज अ फुल फॉर्म से ही आते हैं। ठीक है, आपसे फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो ज्यादातर प्रोटोकॉल्स का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। हाँ, थोड़ा वर्क अगर याद रह जाए तो कर लेना, अदरवाइज फुल फॉर्म से प्रश्न आएगा। चलो, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है जी, जिसमें टीसीपी के अंतर्गत कुछ प्रोटोकॉल है जो याद रखना है। आपसे प्रश्न ऐसे आता है कि बता भाई कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो टीसीपी में आ जाते हैं। तो HTTP, HTTPS, FTP, SMTP और टेलनेट, ये जो प्रोटोकॉल्स है वो किसके हैं, टीसीपी के अंतर्गत आते हैं। चलो, यूडीपी की ओर बढ़ते हैं। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है कनेक्शन लेस है, दो बातें मैंने आपको बता दी हैं। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस है। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जबकि यूडीपी का फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसमें आने वाले प्रोटोकॉल है डीएनएस, डीएचसीपी, एसएनएमपी, वीओआईपी और आरआईपी। इनको सबको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, वन बाय वन यूज पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलेगा, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं दोस्त, एक प्रोटोकॉल है एसएसएच, जिसे क्या बोलते हैं, सिक्योर सेल कहते हैं। ठीक है, और इसी का एक और फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट, है ना, एसएसएल ए ही होता है एक और, तो सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं। आगे चल के बातें करेंगे। चलेगा, ये जो प्रोटोकॉल है ये करता क्या है, सिक्योरिटी अवेलेबल कराने का काम करता है। जब आपका डेटा ट्रांसमिशन हो रहा होता है तो आपके डेटा को जो सिक्योरिटी देने का काम होता है वो किसका होता है जी, एसएसएच प्रोटोकॉल का होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, जो हमारा जी एसएसएच होता है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आप एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, है ना, और दो प्रोटोकॉल होते हैं डेटा को भेजने के लिए, एक होते हैं एफटीपी, दूसरा होता है एचटीटीपी, है ना। एक क्या होता है जी, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक होता है एचटीटीपी जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहता है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा जब भी आप यूआरएल टाइप करते हैं तो ये तो आपको मिलता ही मिलता है वो ऊपर। चलो आगे बातें करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, एचटीटीपी, दो चीजें। अब कभी भी आपको ये एचटीटीपी अकेला दिखाई दे तो समझ जाना ये सिक्योर नहीं है, आपके डेटा को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर ये एचटीटीपी ऐसे दिखाई दे रहा है एस में, तो समझ जाना ये क्या है दोस्तों, सिक्योर है, यानी यहाँ आपके डेटा का कोई मिसयूज नहीं होने वाला है। और ये जो एचटीटीपी है इसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम एसएसएच का यूज करते हैं, जिसे सिक्योर सॉकेट सेल कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर भी कहा जाता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और आगे बातें करते हैं। चलो जी, यहाँ लिखा हुआ है कि एसएसएच कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एलटीडी के द्वारा विकसित किया गया था, नेटवर्किंग डिवाइस एंड क्रिप्टोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जाता है। अच्छा जी, जरा ध्यान से
समझने की कोशिश करना। कल मैंने आपको ना एक OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर पर कुछ बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेंडर है, जब यहाँ से कोई डेटा ट्रांसफर करता है तो बेटा डेटा जहाँ तक जाता है, कहाँ है? रिसीवर के पास, है ना। और जब आपका डेटा जस्ट मीडियम में एंटर करता है तो पहले उसे किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कल बताया था जी, है ना। तो यहाँ सपोज ये हेलो है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन कहते हैं, है ना जी। सही बात है। और इसे क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। और इसे क्या कहते हैं जी? सिफर टेक्स्ट। कल अगर याद कर लिया हो तो। और फिर यहाँ जो सिफर होता है हमारा, उसको वापस किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है जी? प्लेन टेक्स्ट में, है ना। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन कहते हैं, क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है जी। और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पूरा जो प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ग्राफी का मतलब स्टडी, मतलब ऐसी स्टडी जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से रिलेटेड की जाती है, उसे क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या एक सिक्योरिटी पर्पस है ना, तो यहाँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज होते हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन सा है? SSH, जिसे सिक्योर सेल भी कहते हैं। बात समझ में आई? चलेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अन्य जो रिमोट लॉगिन, और ये आपका एक्चुअली RSS जो है वो रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल भी कहलाता है। रिमोट लॉगिन का मतलब है कि आप एक जगह बैठकर दुनिया में कहीं भी किसी डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं विद सिक्योरिटी। आपको रास्ते में कोई कुछ गलत चीज नहीं कर सकता, है ना, कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, वो चीज होती है। पहले ये प्रोटोकॉल यूज की जाती थी, बट इनको हटाकर आप क्या यूज करने लग गए हैं? SSH। चलेगा। बात करते हैं आगे। एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है सर यहाँ पर, जो ध्यान से समझना। पब्लिक की यूज फॉर इंक्रिप्शन डेटा एंड इनक्रिप्ट डेटा एंड सीक्रेट एंड प्राइवेट की यूज फॉर डिक्रिप्ट डेटा। ये इसका मीनिंग समझना, जरा गौर से ध्यान से समझ लेना। देखो जी, एक्चुअली यहाँ जब हमने इनक्रिप्शन किया है और यहाँ पर डिक्रिप्शन किया है, तो ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए की आवश्यकता होती है। एक की मतलब कि सिंपल सी वाली बात है, यहाँ ताला लगाया या ताला खुला, है ना। तो यहाँ ताला लगाने के लिए भी कोई की चाहिए और ताला खोलने के लिए भी की चाहिए। चलो, अब एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि दो की होती हैं जो कि इस पूरी प्रोसेस में यूज होती हैं। एक होती है दोस्त पब्लिक की, और एक होती है कौन सी? प्राइवेट या सीक्रेट की। तो जब आप यहाँ एनक्रिप्ट करते हैं तो यहाँ पर कौन सी की यूज होती है जी? पब्लिक, है ना, पब्लिक। और जब यहाँ आप डिक्रिप्ट करते हैं तो अब यहाँ पर कौन सी की होती है? प्राइवेट। यदि यहाँ क्या काम कर रहा है? SSH। तो कभी आपसे पूछा जाए कि SSH प्रोटोकॉल के अंदर इनक्रिप्शन में कौन सी की यूज होती है, तो पब्लिक, और डिक्रिप्शन में कौन सी की यूज होती है, तो प्राइवेट। तो ये मीनिंग जो है वो याद रखिएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्रोटोकॉल लिखा हुआ SMTP, सिर्फ फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और जब ईमेल आप सेंड करते हैं ना, ईमेल सेंड करने के लिए इसी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। कभी पूछा जाए बता भाई मेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? SMTP। अगर पूछा जाए कि भाई आप मेल ट्रांसफर कर रहे हैं और मेल नहीं जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, तो वहां SMTP काम नहीं कर रहा है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम होता है। देखो जी, इसका मीनिंग समझना। इस प्रोटोकॉल का सिंपल सा काम होता है, जो डोमेन नेम है ना जी, क्या है? डोमेन नेम जो होता है उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, या फिर कभी कभार IP एड्रेस को डोमेन नेम में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि गुरुजी ये डोमेन नेम है क्या? उठेगा ना, है ना। IP एड्रेस तो पढ़ा चुके हैं आपको, बट डोमेन नेम आई थिंक शायद आपने नहीं पढ़ा। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारी प्रत्येक वेबसाइट का एक नेम होता है। जैसे गूगल, उसका एक नाम है गूगल। जैसे फेसबुक की वेबसाइट का नाम है फेसबुक। जैसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट का नाम क्या है? इंस्टाग्राम। तो यही क्या कहलाता है? डोमेन नेम। जैसे मेरा भी एक नाम है उत्तम, तो वो मेरा क्या? डोमेन नेम। मतलब एक ऐसा नाम जिसकी मदद से किसी चीज को पहचाना जाए, उसे डोमेन नेम कहते हैं। बात समझ में चलेगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये जो डोमेन नेम है वो हमारे यूजर के लिए होता है। यूजर किसी वेबसाइट को एक डोमेन नेम से पहचानता है, लेकिन अगर वही वेबसाइट सर्वर के अंदर जाता है तो उसे डोमेन नेम से नहीं पहचाना जाता है, उसे किससे पहचाना जाता है? IP एड्रेस के माध्यम से। देखो, एक टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो किसी वेबसाइट की आइडेंटिटी IP एड्रेस है, और अगर यूजर ह्यूमन बीइंग नॉर्मल यूजर की बात करें तो वहां उसकी पहचान डोमेन नेम है। अब भैया अगर यूजर डोमेन नेम से नहीं पहचान पा रहा और सर्वर उसको यूजर जो है उसे IP एड्रेस से नहीं पहचान पा रहा,
सर्वर उसे डोमेन नेम से नहीं पहचान पा रहा। तो इसका मतलब बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए कि कोई बंदा हो जो आईपी को ले डोमेन में कन्वर्ट कर दे ताकि हमें समझ में आ जाए, और डोमेन को ले आईपी में कन्वर्ट कर दे ताकि सर्वर को समझ में आ जाए। तो वही काम जो है वो कौन करता है, डीएनएस करता है ना। तो ये डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी में भेज देता है, आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात याद रखिएगा, चलेगा। नेक्स्ट है इसका ओनली फुल फॉर्म याद रखना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। आगे इससे रिलेटेड कोई बातें हमें नहीं करनी है। हाँ, यहाँ पर जरूर बात करनी है एफटीपी। देखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्चुअली होता क्या है, अगर कभी आपसे पूछा जाए फाइल ट्रांसफर का मतलब क्या है, या तो आप डाउनलोड करोगे या अपलोड करोगे, ये होता है ना। फाइल ट्रांसफर मतलब या भेजोगे या प्राप्त करोगे। जब भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपलोड, और जब प्राप्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डाउनलोड। डाउनलोड अपलोड जानते हो ना जी। देखो जी, डाउनलोड का मीनिंग यहाँ क्या होता है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम समझे तो क्या होता है जी, अगर आप अपने सिस्टम से किसी सर्वर पर कोई डेटा भेज रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, अपलोड। इसे हम क्या बोलते हैं जी, अपलोड कहते हैं, ठीक है। और जब आप सर्वर से अपने सिस्टम के पास कोई डेटा ला रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, डाउनलोड कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये डाउनलोड और अपलोड का पूरा काम है वो किसका तो किया जाता है, एफटीपी से, फाइल ट्रांसफर से। ऐसा नहीं है कि एफटी के माध्यम से ही सारा का सारा डाउनलोड और अपलोड का काम होता है। इसके अलावा एक प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, इसके माध्यम से भी आप ये डाउनलोड अपलोड करते हैं। बस अंतर इतना है, एचटीटीपी जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब कि अगर आप कभी भी डाउनलोड और अपलोड का काम करेंगे तो एचटीटीपी ही चलेगा। और एचटीटीपी को हटा के आप मैनुअली एफटीपी का यूज कर सकते हैं, मतलब अपने अनुसार आप चेंज करके खुद के लिए आप यहाँ एफटीपी का भी यूज कर सकते हैं। ये चीज थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, एक है टीएफटीपी। देखिएगा, जैसे हमारा एफटीपी है वैसे ही एक्चुअली यहाँ पर टीएफटीपी है, जिसका फुल फॉर्म ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बस अंतर इतना है, जब मैंने प्रोटोकॉल पढ़ाना स्टार्ट करा था तब आपसे दो बातें की थी, एक तो है प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन लेस है, दूसरा कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो यहाँ एफटीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जबकि टीएफटीपी जो है वो कनेक्शन लेस है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। एनटीपी का फुल फॉर्म याद रखना, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है। हाँ, आईएमपी का हमें थोड़ा समझना है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, समझो। अभी हाल ही में मैंने आपसे एक बात बोला था कि अगर आप ईमेल को भेजना चाहते हैं, जो ईमेल है इसे सेंड करना चाहते हैं तो आप किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, एसएमटीपी का, है ना। अब भैया सेंड किया है तो इसका मतलब रिसीव भी करना होगा, है ना, प्राप्त भी करना होगा। तो प्राप्त करने के लिए आप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, है ना। और यहाँ एक प्रोटोकॉल और होता है POP3, ठीक है, जिसका आप यूज मेल को प्राप्त करने के लिए करते हैं, रिसीव करने के लिए करते हैं, चलेगा। और दोस्त इससे रिलेटेड अभी हाल ही में आपको बता चुका हूँ, ये अभी हाल ही में जैसे एफटीपी समझाया ना तब आपको समझा दिया है। यदि आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो एफटीपी से भी हो जाता है और एचटीटीपी से भी हो जाता है। बस अंतर इतना है, ये जो है वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, और ये जो है वो क्या है, मैनुअल है, आप अपने अनुसार कर पाएंगे, ठीक है जी। और एक बात और अभी हाल ही में आपको पढ़ा चुका था मैं, यदि याद हो आप लोगों को तो, कौन सा, SSH। अगर SSH HTTP के साथ में लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, HTTP S में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिएगा जी, है ना। जिसमें S का मीनिंग क्या होता है जी, सिक्योर। कभी आपसे पूछे जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S इन HTTP, S तो सिक्योर होता है, और यही बात यहाँ लिखी हुई है। बाय डिफॉल्ट HTTP होता है, मैन्युअली FTP होता है, ठीक है जी। आगे चल जाए, चलेगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट चीज पर मूव करते हैं, देखिएगा। हाँ, दुर्गेश भाई, डोमेन परचेस करना होता है, अगर आपको जरूरत होती है तो आप डोमेन को परचेस कर सकते हैं। और ये डोमेन जो है वो यूनिक होता है, यदि एक बार किसी ने परचेस कर लिया फिर दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति उसे परचेस नहीं कर सकता, कब तक, जब तक कि सामने वाला व्यक्ति उसे ना बेचे, ठीक है। जैसे गूगल है, गूगल एक डोमेन नेम है, तो लैरी पेज ने उसको रजिस्टर कर दिया तो कर दिया। अब कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता कि नहीं भाई गूगल 2 हो जाएंगे दुनिया में, है क्या गूगल 2, नहीं, गूगल एक ही है, क्योंकि वो यूनिक होता है। हाँ, हो सकता है गूगल लैरी पेज उसको बेच दे तो पूरी दुनिया बेच जाएगी, उतनी कीमत गूगल की नहीं, गूगल को की नहीं है, मतलब पूरी दुनिया की कीमत नहीं है, उतना कीमत गूगल की है, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया बेच के जो पैसा आएगा वो गूगल को खरीदने में लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा, क्योंकि गूगल का जितना पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी है उतना एक दिन में कमाता है गूगल,
ठीक है, जो इकोनॉमी होती है ना, क्योंकि यार ऐसी कौन सी दुनिया की कंट्री है जहाँ गूगल यूज नहीं होता, है ना। तो हर कंट्री का पैसा गूगल के पास जाता है, ठीक है। इसलिए दुनिया की सबसे सक्सेसफुल जो कंपनी है वो गूगल कहलाती है। बट ऐसा नहीं है गूगल दुनिया में सबसे पैसा वाला है, और भी लोग हैं दुनिया में पैसे वाले, बट गूगल की इनकम है, जितनी इनकम होती है उतना एक्सपेंडिचर भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं, इसलिए उसका कुछ हिस्सा खर्चों में चला जाता है, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा होती है गूगल की। चलो इधर आ जाओ, TSL देखो जी, अगर याद हो तो यहाँ पर SSH पढ़ा गया मैं आपको, है ना। जो SSH मैंने अभी हाल ही में पढ़ा था उसी का नाम दूसरा TLS है, उसी का नाम दूसरा SSL है, ये तीनों एक ही है सर, कोई दूसरी बात नहीं है बस। और मैं पढ़ा चुका हूं इनको, आप पता है आपको, दोबारा या नहीं बोलने वाला हूं, चलेगा। वही लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है। देखो जी नोटिस करिएगा, यहाँ मैंने बोला था SSH HTTP को HTTPS में कन्वर्ट करता है, और वो ये बोल रहा है TLS, और ये टॉपिक कौन सा है देखो जी, क्या है, TLS और SSL। चले आगे आइए, POP3 अभी हाल ही में बता दिया, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसका कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है जी। चलेगा, आइएगा, जो पढ़ने लायक है वो मैं आपको बता दिया हूं, चलेगा। ये हमारा पढ़ने लायक है, इंपॉर्टेंट है। IRC क्या बोलते हैं, इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। देखो इसका काम क्या है, आप लोग अच्छा चैट वर्ड के बारे में जानते हो, चैट चैटिंग जानते हो भैया, व्हाट इज चैट, चैट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान, मतलब जो हमारी भावना है उनको टेक्स्ट से रिप्रेजेंट हम कर देते हैं, उसे हम चैट कहते हैं। तो और चैट का मतलब भी होता है रियल, और चैट का मीनिंग भी होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन। देखो जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है सामने वाला बंदा अवेलेबल है या नहीं है ना, यही वाली बात है, सामने वाला बंदा आपके लिए रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो ये रियल टाइम मतलब कि आपको पता चल जाए कि हाँ वो भी अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल है, दैट कॉल्ड चैटिंग, है ना। और ये रियल टाइम जो कम्युनिकेशन है वो एक ही चीज के माध्यम से हो पाता है, वो है IRC, इंटरनेट रिले चैट। मतलब जब आप चैटिंग करते हैं तो एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम है इंटरनेट रिले चैट होता है। तो देखो जी आप चैटिंग कहाँ कहाँ कर पाते हैं, देखो रियल टाइम कम्युनिकेशन और इंस्टेंट मैसेजिंग दोनों एक ही बात है, और ये दोनों वर्ड को याद रखना, पेपर में प्रश्न आते हैं, इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड रियल टाइम चैटिंग। और ये कहाँ कहाँ हो पाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यानी इंटरनेट के माध्यम से जितना भी आपका कम्युनिकेशन होता है वो रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है, और इंटरनेट से जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो IRC के द्वारा ही होता है, जैसे इंटरनेट रिले चैट कहते हैं, ठीक है जी। चलेगा, आगे आते हैं, कुछ प्रोटोकॉल है यहाँ, एक बार इन्हें रीड कर लेना, बस फुल फॉर्म रीड कर लेने एक बार, है ना। अब हम यहाँ डोमेन नेम को थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी हाल ही में आपसे ये बोला है कि किसी वेबसाइट का जो नाम होता है ना, जो वेबसाइट का नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। और आई थिंक मैंने कल आपको वेबसाइट भी बता दिया था। वेबसाइट क्या होता है, एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन के वेब पेज के कलेक्शन जो है, जिसे जहां स्टोर करके रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्त, वेबसाइट कहते हैं। देखो जी एक छोटा सा पॉइंटर मैं यहाँ ऐड करने वाला हूँ। कल मैंने आपको ये बताया था, वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताया था, और कल मैंने पोर्टल भी बताया था, वेबसाइट भी बताया था, पोर्टल भी बताया था। वेबसाइट और पोर्टल में डिफरेंस भी कल बताया हुआ था कि एक ही प्रकार की इन्फॉर्मेशन, जैसे एक ही प्रकार का कोई सेक्शन है, जैसे सपोज सीपीसीटी है, तो वो सीपीसीटी की वेबसाइट पर आपको सारी सीपीसीटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वहां नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ बात कर लें फेसबुक है, तो वहां फेसबुक पर सोशल मीडिया से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन होगी। फेसबुक पे ऐसा नहीं है कि आप सीपीसीटी का फॉर्म जाके भर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक ही प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड जितनी भी अलग 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 सेक्शंस होते हैं, या फिर उसी से रिलेटेड जितने भी अलग 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 पेजेस होते हैं, उसी के कलेक्शन को जहां स्टोर करके रखा जाता है, या फिर उसी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं जी, वेबसाइट बोलते हैं। अब यहाँ वेबसाइट में एक मैं नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दोस्तों। आपको पता है वेबसाइट के अंदर डेफिनेटली डेटा तो होगा, है ना, जैसे कि सीपीसीटी के एडमिट कार्ड, है ना, एडमिट कार्ड का ऐसा डेटा है कि नहीं आप लोगों का सबका। जैसे कि दूसरी वाली बात और ले लेते हैं, जैसे कि सीपीसीटी के ओल्ड पेपर, ये क्या है, डेटा है ना। जैसे सीपीसीटी के नोटिफिकेशन, जितनी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड पीडीएफ्स हैं वो भी इसी वेबसाइट के अंदर होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी वेबसाइट हो, इवन आप अपना फेसबुक देख लीजिएगा, तो फेसबुक पर आपका डेटा नहीं है
है ना, आपकी फोटो है, आपकी वीडियो है, आपने 2-4 रील्स भी बना रखी होंगी, है ना, वो रील्स भी होंगी, मतलब डेटा होता है वेबसाइट पर, ये नो डाउट, है ना, चलेगा। अब ये जो फेसबुक का जो डेटा होता है, इसे मैनेज करना होता है कि कौन सा डेटा कब शो करना है, कौन सा डेटा कहाँ स्टोर करना है, तो वो काम किसके द्वारा किया जाता है, डेटाबेस के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वेबसाइट का जो डेटा का मैनेजमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वही वो डेटाबेस के द्वारा होता है। और ये डेटाबेस को जहां स्टोर करके रखा जाता है उसे दोस्तों सर्वर कहते हैं, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। सर्वर को मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तब भी आप लोगों के सामने इसको रखा था। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सर्वर की तरह काम करते हैं। सर्वर क्या होता है, 24/7, क्या होता है जी, 24/7 ऑनलाइन होता है। अब इस सर्वर के अंदर जो डेटा पड़ा होता है या फिर इस डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा होता है, उस डेटा को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है जी, इंटरनेट चाहिए होता है। और इंटरनेट की मदद से आप उस डेटा या फिर आप उस भी किसी भी प्रकार के डेटा को 24/7 एंड एनीवेयर, है ना, एनी टाइम एनीवेयर आप कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फेसबुक को भाई ग्वालियर में यूज कर पाए, इंदौर में ना कर पाए, ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसा तो नहीं कि भाई 12 से 1 बजे तक यूज नहीं कर सकते आप, नहीं है, तो आप 24 घंटे कभी भी किसी भी समय पर आप यूज कर सकते हैं। वो डेटा कहाँ से यूज करते हैं हम, सर्वर से। और सर्वर के अंदर डेटा का मैनेजमेंट कौन करता है, डेटाबेस, सिंपल सी वाली बात है। और जो वेबसाइट क्या होता है, एक प्रकार के वेब पेज का कलेक्शन है, उसे हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए वेबसाइट का जो डेटा है या वेबसाइट खुद है वो कहाँ होस्टेड होता है, होस्टेड का मतलब होता है रखना, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि जो वेबसाइट है वो कहाँ होस्टेड होता है, एक होस्टेड वर्ड और होता है ना जी, कौन सा वर्ड होता है, होस्टेड, ठीक है जी। तो, तो बोला जाए कि जो हमारा वेबसाइट से रिलेटेड डेटा होता है वो कहाँ होस्टेड होता है, तो आपको क्या जवाब देना होगा जी, वो जवाब देना होगा सर्वर पर, है ना, सर्वर पर होस्टेड होता है आपका डेटा, ठीक है जी। चलेगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और डोमेन नेम की ओर चलने की कोशिश करता हूँ। डोमेन नेम की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। किसी वेबसाइट का, जो वेबसाइट होती है उसका जो नेम होता है ना, वेबसाइट के नेम को हम क्या बोलते हैं सर, क्या कहा जाता है, डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। ये बात आप आसानी से जानते हैं, चलेगा। अब ये जो डोमेन नेम होता है ये वेबसाइट की पहचान होती है, स्वाभाविक सी बात है। जैसे मैंने लिया गूगल, ठीक है, ये क्या है, डोमेन नेम। जैसे कि मैंने लिया फेसबुक, तो ये क्या है, डोमेन नेम। जैसे मैंने लिया सीपीसीटी, है ना, ये क्या है, डोमेन नेम। जैसे कि हमने लिया भैया जीवाजी, है ना, जीवाजी, जीवाजी का शॉर्ट फॉर्म क्या है जी, जीवाजी यूनिवर्सिटी सपोज, है ना, आ गया, ये डोमेन नेम है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। अब ये जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, ये गूगल है, ये फेसबुक है, ये सीपीसीटी जो है ना, सीपीसीटी जो है, ये क्या है, डोमेन नेम है। लेकिन अब इन डोमेन नेम के टाइप भी आपको बताना होता है कि भैया चलो गूगल तो है बट गूगल किस प्रकार का डोमेन नेम है, बात समझ में आ रही। जैसे अब हम बात करें कि सीपीसीटी है, वो किस प्रकार का डोमेन नेम है, जैसे कि फेसबुक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे डोमेन नेम एक ही प्रकार के हो, है ना, तो इनके प्रकार भी आपको डिसाइड करने होते हैं। तो जब आप इस डोमेन नेम के प्रकार को डिसाइड करते हैं तो इसके पीछे उसे शो करने का एक 3 अंक का या फिर 3 कैरेक्टर, एक छोटा सा कैरेक्टर या टेक्स्ट जोड़ देते हैं, जिससे ये पहचान हो जाती है कि ये जो डोमेन नेम है वो किस कैटेगरी का है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन नेम कहते हैं। और इसे एक्चुअल में एक्सटेंशन नेम भी कहते हैं। आपको पता है एक्सटेंशन नेम जब हमने पढ़ा था, एक्सटेंशन नेम क्या करता है जी, टाइप ही बताता है कि नहीं, फाइल जो है उसका प्रकार बताने का जो काम है वो एक्सटेंशन नेम करता है यहाँ पर। तो यहाँ डॉट कॉम जो है वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन नेम कहते हैं। और एक्चुअली जो टॉप लेवल डोमेन नेम है इसे इसे एक्सटेंशन या किसी डोमेन नेम की आइडेंटिटी भी कहा जाता है। सिंपल सी वाली बात है। और इनके एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म्स आते हैं आपको कि बता भाई कॉम का फुल फॉर्म क्या है ना, ये भी एक्चुअली फेसबुक भी कॉम ही में आता है। कॉम का फुल फॉर्म क्या है, सीपीसीटी किस में आता है, जीओबी में। जीओबी का फुल फॉर्म क्या है, जीवाजी यूनिवर्सिटी क्या आता है, यूडीयू में, तो यूडीयू का फुल फॉर्म क्या है। आगे चल के सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, अब नोट्स पर आ जाएगा। देखो, डोमेन नेम वेबसाइट का नेम तथा एक्सटेंशन नेम होता है, एवरी वेबसाइट का यूनिक होता है डोमेन नेम। ये मैंने कल बात की थी, अगर गूगल किसी को पहले से मिल गया है तो अब गूगल किसी और को नहीं मिल सकता है, यह केस सेंसिटिव नहीं होता है। देखो जी, केस सेंसिटिव का मीनिंग मेरा क्या है, देखो जैसे अगर मैं फेसबुक को ऐसे टाइप करूं या फिर मैं फेसबुक को ऐसे टाइप करूं, ऐसे, ठीक है जी,
ऐसे टाइप करूं, बुक लिख दी सॉरी, फेसबुक के ऐसे टाइप करें, तो क्या ऐसा है कि फेसबुक मना कर देगा ओपन होने के लिए? नहीं करेगा ना। चाहे आप ऐसे लिख दीजिएगा और चाहे आप ऐसे लिख दीजिएगा, फेसबुक तो क्या होगा, ऑन होगा। यही वाली बात है ना जी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है। अच्छा जी, केस सेंसिटिव होता है तो क्या होता है, जैसे सपोज कि फेसबुक को जुकरबर्ग के द्वारा ऐसे रजिस्टर किया गया डोमेन नेम रजिस्ट्रार के यहाँ, ठीक है। फेसबुक को जुकरबर्ग के द्वारा ऐसे रजिस्टर किया गया डोमेन नेम रजिस्ट्रार के यहाँ, तो आप लोगों को ऐसे ही टैप करना पड़ेगा तभी जाके फेसबुक ओपन होगा। अगर आपने ऐसे टैप करा तो फेसबुक ओपन नहीं होगा। इस चीज को कहते हैं डोमेन सॉरी केस सेंसिटिव, ठीक है। केस का मतलब ही जानते हैं यार, 5 प्रकार के केस होते हैं, पता होगा आपको। लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, है ना, सेंटेंस केस। तो जिस केस में आपने टाइप कर रखा है उसी केस में आपको चाहिए तो केस सेंसिटिव है। और फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस केस में टाइप कर रखा है, आप किसी भी केस में टाइप कर दीजिएगा तब भी आपकी चीजें एक्सेस हो जाएगी। दैट कॉल्ड केस सेंसिटिव नहीं होता है, चलेगा। अब होता क्या है कि कोई बंदा अपनी वेबसाइट को बनाना चाहता है, जब भी वेबसाइट बना रहा होता है तो वेबसाइट को बनाने से पहले क्या उसे उस वेबसाइट का नाम नहीं रखना पड़ता भाई, सोचना पड़ता ना दिमाग में कि दुनिया भाई इस वेबसाइट को किस नाम से जानेगी, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। तो जब आप डोमेन नेम को रजिस्टर कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीजों की नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए कि मैं जो डोमेन नेम रजिस्टर करने जा रहा हूं उसमें मैं क्या क्या रख सकता हूं। मतलब जो पानी ले आना है यार, वो रखा हो, देखो इधर आना, समझना। जैसे कि सपोज की सो वैसे आ ही रही है मेरे को इच्छियां, पता नहीं क्यों। ऐसा होता है क्या? हाँ, ये भी एक इल्यूजन है, चोरी से गा के आते हैं तब भी ऐसा होता है। खा लेते हैं चोरी से कभी कभार। ये आपकी तबीयत खराब है और घर वाले आपसे मना कर रहा है, नहीं ये नहीं खाना, और कुछ चीज आ गई आपके सामने तो यार चलो ठीक है खा लेते हैं छोटी सी, है ना, ये लेते हैं, चलो आ जाएगा जी, बढ़ जाए। तो यहाँ बात हमारी सिंपल सी क्या है जी, कि हाँ, डोमेन नेम पर हम चर्चा कर रहे थे। जब हम किसी वेबसाइट को नाम देना चाहते हैं तो जब आप उस वेबसाइट को नाम दे रहे होते हैं तो मतलब नाम सोच रहे होते हैं कि मुझे उसका क्या नाम देना चाहिए, तो आपको कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद होना चाहिए कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं अपने उस नाम के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें टेक्स्ट रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, 1 2 3 नंबर का भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, एक यहाँ पर मैं आपके लिए बाउंडेशन है कि आप उसका जो नाम है वो 64 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, 64 से। जैसे कि यहाँ बात करें गूगल के अंदर कितने कैरेक्टर हैं जी, 6। बात समझ में है, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है। ऐसे आप यहाँ पर कितने कैरेक्टर नहीं रख सकते हैं दोस्त, 64 से ज्यादा कैरेक्टर आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी वाली बात है, एक आप यहाँ पर हाइपन का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं एक नाम देने जा रहा हूं, सपोज कि मैंने यही ले लिया एडवांस, ठीक है जी, और हाइपन क्लासेस, ऐसे, ठीक है। तो ये का मतलब क्या है, ये डोमेन नेम कहलाएगा, ये डोमेन नेम रजिस्टर हो सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि इस डोमेन नेम को पहले से किसी और बंदे ने ना ले रखा हो। अगर ले रखा होगा तो नहीं मिलेगा, और नहीं ले रखा है तो आपको ये मिल जाएगा। हाँ, डोमेन नेम के अंदर आप कभी भी स्पेस नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि गूगल स्पेस कुछ और फिर .com लगा दो, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर हाँ आप स्पेस देना भी चाहते हैं तो वहां आप किसका यूज कर दीजिएगा, हाइफन का यूज कर दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। चलो जी, तो ये तो था कि डोमेन नेम के अंदर क्या क्या हो सकता है, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, यूआरएल के अंदर जरूर इंपॉर्टेंट होता है कि यूआरएल में क्या क्या हो सकता है, तो वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ यूआरएल में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ,
इस पॉइंट पर अगर छोटी सी बात और कर लें तो ये 64 कैरेक्टर आपके दिमाग में अगर चल रहा हो कि गुरुजी 64 कैरेक्टर से अगर ज्यादा की नीड पड़ी तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो भाई 64 कैरेक्टर से ज्यादा कोई डोमेन नेम रजिस्टर करने की नीड ही नहीं होती है। अगर कोई कर भी रहा है तो समझ जाना वो बेवकूफ इंसान है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि डोमेन नेम क्या होता है, सर्च इंजन पर काम करता है। जैसे आप गूगल पर किसी का नाम को सर्च करोगे तो वहां उस आपका जो वेबसाइट का नाम है वो ऊपर आना चाहिए, तभी तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा। और यहाँ पर जो जितना शॉर्ट नाम होता है वो उतना ही क्या करता है, ऊपर आता है, मतलब उतना ही सर्च इंजन में आता है, गूगल की एल्गोरिथम में आता है, ठीक है, जिससे कि आपके जो वेबसाइट है उस पर आपको ट्रैफिक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपका नाम छोटा है तो। और देखो इस दुनिया पर एक इसके पीछे एक पता नहीं क्या है, इंसानों की एल्गोरिथम समझ सकते हैं या इंसानों का कुछ ह्यूमन बिहेवियर समझ सकते हैं हम लोग, कि जो चीज जितनी शॉर्ट होती है वो उतनी अट्रैक्टिव लगती है हम लोगों को, है ना। जो चीज जितनी शॉर्ट होती है, या फिर दुनिया में जितनी भी सक्सेसफुल कंपनियां हैं उनके नाम शॉर्ट ही हैं, है ना। और उनका एक सक्सेसफुल होने का एक रीजन भी यही है कि उनका नाम शॉर्ट है, ये भी एक रीजन है दुनिया की। जैसे कि आप उठा के देख लीजिएगा, गूगल, फेसबुक, वीवो, ओप्पो, है ना, समझ में आ रही चीज। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, आईफोन, आप मुझे कोई सी भी कंपनी का नाम बता दीजिएगा जो अप्रोक्स 10 कैरेक्टर से ज्यादा हो, नहीं, है ना। हो सकती है बट उतना सक्सेस नहीं हो। अन अकेडमी, वाईफाई स्टडी, है ना, वाइजूस, देख लीजिएगा ना आप, अड्डा 24, है ना, आई थिंक वो फिजिक्स वाला, है ना। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल आपको शॉर्ट मिलेगी, मतलब ज्यादा मिलेंगी नहीं, तो ये बहुत पर्याप्त रहता है। 64 कोई यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो बेवकूफ है, उसको ऑनलाइन का कुछ पता नहीं है, आगे चल के उसको भी नीचे गिरना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर पता हो, आपको नॉलेज हो, अक्षय कुमार का पहले नाम बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा था, अगर आपको पता हो तो, है ना, तो उसने उसको हटा के छोटा कर दिया शॉर्ट, जब से उसको सक्सेस मिलना स्टार्ट हुआ फिर, है ना। तो बड़ा नाम भी थोड़ा सा आपकी अड़चन करता है, बट छोड़ो, आज 64 यहाँ है, मतलब कंप्लीट कैरेक्टर बहुत है। डोमेन नेम के अंतिम भाग को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम इंडिकेटर या टॉप लेवल डोमेन नेम कहते हैं, या उसी को एक्सटेंशन नेम कहते हैं, जो कि मैंने अभी हाल ही में आप लोगों के सामने रखा था, google.com। अच्छा जी, रात में अगर आप 9 बजे आए हो या फिर आपने FLT3 अटेम्प्ट किया हो तो उसके अंदर एक प्रश्न था कि किसी डोमेन नेम के पीछे जो डॉट लगा होता है उस डॉट के राइट में क्या होता है ना। अगर आपने FLT3 लगाया हो और नहीं भी लगाया हो तो यहाँ बता देता हूँ, रात में 9 बजे आ जाए करो। कौन आया था जी रात में 9 बजे, फिर भी नहीं पता, मैंने सॉल्व कराया था ये प्रश्न को। देखिएगा क्या था प्रश्न, वहां ये था कि जो डोमेन नेम है, देखो आप डोमेन नेम ये अकेला मत समझो, आप डोमेन नेम ये पूरे को समझो कि ये डोमेन नेम है, ठीक है। google.com एक डोमेन नेम। अब इस डोमेन नेम के बीच में एक डॉट होता है, ये तो फिक्स है, और ये डॉट क्या करता है, आपके डोमेन नेम को दो पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि इस डॉट के जस्ट राइट वाले पोर्शन में क्या होता है, तो क्या होता है जी, टॉप लेवल डोमेन नेम, ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि क्या होता है। तो क्या होता है जी, टॉप लेवल डोमेन नेम होता है डॉट के जस्ट पीछे, और इसके जस्ट आगे बताएं तो ये सिंपल नेम होता है, ये डोमेन नेम नहीं कहलाता है। जैसे गूगल एक नाम है, .com जो कॉम है वो एक टॉप लेवल डोमेन नेम है। तो कभी आ जाए लेफ्ट में क्या होता है तो उस डोमेन का पर्टिकुलर नाम होता है, और उसके राइट में क्या होता है तो दोस्तों यहाँ टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा टॉप लेवल डोमेन नेम है इसे भी दो पार्ट में तोड़ते हैं। जैसे कि देखिएगा, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, देखो दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक होता है जेनरिक डोमेन नेम, दूसरा होता है कंट्री डोमेन नेम। अब यहाँ प्रश्न आता है जेनरिक और कंट्री क्या है, तो सुनो जी, आप लोगों ने अगर नोटिस करा हो CPCT, नोटिस करिएगा cpct.gov.in, अभी देखा इन लगा हुआ पीछे, नहीं देखा तो आज देखना जरा किसी वेबसाइट का, ये CPCT की वेबसाइट ही देख लेना, क्या होगा .gov.in होता है। तो देखो इसके बाद ये जो पोर्शन हुआ है, ये यहाँ से डॉट से जो पोर्शन हुआ है इसे हमने क्या बोला, टॉप लेवल डोमेन नेम बोला, टॉप लेवल डोमेन नेम। अब ये जो टॉप लेवल डोमेन नेम है ये भी तो दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, तो इसे हम बोलते हैं जेनरिक डोमेन नेम और इसे हम बोलते हैं कंट्री डोमेन नेम। जेनरिक मतलब इसके टाइप को बताए और कंट्री मतलब इस वेबसाइट की कंट्री को बताए, ये वेबसाइट किस कंट्री की है। जैसे CPCT के पीछे इन लगाए, इसका मतलब CPCT की वेबसाइट इंडिया की है,
ठीक है। अगर cpct.gov.us लगा होता, इसका मतलब ये है कि सीपीसीटी की जो वेबसाइट है वो यूएस गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, या फिर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको डेवलप कराया गया है, ये आए समझ में। तो जेनेरिक डोमेन नेम क्या बताता है मेरे भाई, उस डोमेन नेम के टाइप को बताता है, और कंट्री डोमेन नेम उसकी कंट्री को शो करता है कि भाई ये वेबसाइट किस कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। और आपको यही जेनेरिक डोमेन नेम के जो है मेरे भाई आपको फुल फॉर्म याद रखने पड़ेंगे। अगर किसी वेबसाइट के पीछे इन्फो लगा हुआ है, इसका मतलब वो वेबसाइट किस प्रकार की है जी, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, कोई खास नहीं है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, कोई सर्विस अवेलेबल नहीं करवाती है। INT लगा है तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल वेबसाइट है। बात समझ में आ रही है, मतलब ऐसी बहुत सी संस्थाएं होती हैं जो इंटरनेशनल काम करती हैं, है ना, जैसे इंटरनेशनल कोड हमारा, है ना, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का वो एक होता है कि परमानेंट सदस्य होते हैं, है ना, वो वाला, वो क्या है, इंटरनेशनल है, ठीक है। जैसे यूएनओ बोलते हैं आई थिंक उसको, कि एक और संस्था होती है यूएनओ, या इंटरनेशनल पीस, है ना। इंटरनेशनल पीस का मतलब क्या है कि देखो आपने देखा होगा कुछ इंटरनेशनल संस्था है, इसलिए एक कंट्री दूसरे कंट्री पर तुरंत से हमला नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इंटरनेशनल एक संस्था है, उसको फिर आपको जवाब देना होगा, है ना। मतलब कुछ देश है जिन्होंने इंटरनेशनली बना रखा है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री पर हमला करना भी चाहते हैं तो आपको पहले उनको इन्फॉर्म करना होगा, या फिर हाँ, हाँ, अगर आप कर भी देते हैं तो फिर आपको एक वहां जाके कुछ सबूत जो है, फैक्ट जो है वो रखने होंगे कि आपकी क्या मजबूरी थी कि भाई, नहीं तो अभी तक परमाणु बम चल ही चुके होते एक आध दो पर, है ना। चलो, और वो हिरोशिमा नागासाकी में चले हुए थे, वो चले हुए थे क्यों, क्योंकि तो उसके इंटरनेशनल पीस नहीं था, इंटरनेशनल कोई ऐसा दबाव नहीं था, और अमेरिका अकेला एक ताकतवर देश था, तो उसको डराने वाला भी कोई नहीं था। तो जो करना है ताकतवर इंसान, तो भाई फिर जो करना है वो ही करेगा। उसके बीच में सपोज की बॉडी बिल्डर इंसान है और दो चार वैसे सूखे साके बेचारे बैठे हुए हैं, कुछ बोलेंगे तो वो तो धमकी देगा, और सपोज चार और बैठे हों पास में तो फिर नहीं देगा, फिर वो डट के रहेगा। तो ये होता है, तो ये वाली बात है, इंटरनेशनल होता है। चलो, एनईटी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क रिसोर्सेज, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इसरो हमारा, है ना, इसरो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या करता है और रिसर्च सेंटर में काम करता है। जैसे DIDO एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एम्स जो क्या करता है, मेडिकल से रिलेटेड सारी डेवलपिंग का काम करता है, सॉरी रिसर्च का काम करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना। .gov मतलब गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वेबसाइट है, जैसे MP ऑनलाइन गवर्नमेंट वेबसाइट है, CPCT गवर्नमेंट वेबसाइट है, MapIT गवर्नमेंट वेबसाइट है। EDU का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो माखनलाल यूनिवर्सिटी EDU, अगर कभी किया हो तो माखनलाल के पीछे EDU क्यों लगा हुआ है, क्योंकि माखनलाल जो है वो एजुकेशनल वेबसाइट है, वहां एजुकेशन से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एजुकेशन के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आपको वही नहीं मिलने वाली है। जैसे आपने देखा कि भाई साहब वहां कोई मूवी देख लेते हैं, तो वहां नहीं देख पाएंगे। मूवी देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, कॉम पर जाना होगा, कई कॉम, जितने भी हमारा इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं, यानी जितना भी वहाँ आपका अर्निंग से रिलेटेड काम होता है, तो पूरा कहाँ होता है, कॉम में होता है, चलेगा। .co मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल। MI का मतलब होता है मिलिट्री कोई वेबसाइट होती है तो ये होता है, और CO का मतलब होता है कंपनी। अगर नोटिस करा हो www.go.co, नोटिस करा है ना, तो CO मतलब जियो क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। जैसे www.airtel.co, अब CO एयरटेल क्या है, कंपनी है, तो किसी कंपनी के पीछे आप क्या होता है, CO होता है, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें जब आप कोई डोमेन नेम रजिस्टर कर रहे होते हैं, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका या फिर मीनिंग आ जाता है, ये वेबसाइट किस प्रकार का मीनिंग शो करती है, ये वेबसाइट किस प्रकार का मीनिंग शो करेगी, तो ये आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। और कंट्री के अंदर तो भाई IN है तो इंडिया, UK यूनाइटेड किंगडम, AU ऑस्ट्रेलिया, और FR फ्रांस होता है ना। तो याद रख लीजिएगा। चलो